हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और काफी इजी के या बेहतरीन चैप्टर, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं कह सकते। चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप आपको चैप्टर जो है वो इजी लगने लगेगा। शुरू शुरू में अपने पास में कुछ बेसिक चीजें रहेगी, वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी तो इंट्रोडक्शन रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हम जानते हैं सर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई गोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई। ट्राई मतलब तीन, गोन यानी कि भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है सर माप। हम तीन भुजाओं की माप करेंगे, और तीन भुजाओं की माप किसमें होती है? त्रिभुज। किसमें होती है? त्रिभुज। और ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुजों में भी कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उनका डिस्कशन किया जाता है। ये मैथमेटिक्स की जो गणित की ब्रांच होती है, एक तो अपने पास में एरिथमेटिक की ब्रांच होती है, एक अपने पास में ज्योमेट्री की ब्रांच होती है। तो अगर आप इसमें ज्योमेट्री और एरिथमेटिक, ए प्लस जी, ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक अगर आप ऐड करते हो तो आपके इनसे मिलकर बनी होती है कौन? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और अपन अगर बेसिक चर्चा करें इसमें कि क्या क्या कहानी अपने पास में बेसिक आने वाली, क्या आपने कभी अपने जीवन में समकोण त्रिभुज देखा है? हाँ, ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा, ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। क्या आपने एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल देखा है इस टाइप का, जिसका एक एंगल 90 होता है? ये एंगल 90। और अगर इस ट्राइंगल का नामकरण करें ए बी और ये सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नाम है ए बी और सी। हमेशा ध्यान रखें, ये जो आपको कॉर्नर साइड नजर आ रही है इस टाइप की, इसको हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो होता है हमेशा कर्ण ही होता है। अब बेस जो होता है और या परपेंडिकुलर होता है, जिसको लंब बोला जाता है, वो डिपेंड करते हैं किस पर? वो डिपेंड करते हैं एंगल पर। एंगल कौन सा लिया? जनरली अगर मैं बात करूं तो आपने एक प्रमेय का नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय यह कहता है कि त्रिभुज की सबसे जो लंबी भुजा होती है, उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं की, अन्य दो भुजा, एक को लंब बोला जाता है और दूसरी को आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। याद रहे पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कर्ण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो साइड होती है वही क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और एंगल अगर आपके पास में ये वाला दे रखा है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और अगर आपको एंगल ये वाला दे रखा है इसके जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। और जो तीसरी साइड एक्स्ट्रा में रह रही है वो हमेशा क्या कहलाती है? बेस कहलाती है, आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको हर ट्रायंगल में देखने को मिलेंगे। अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में एंगल है तो वो हमेशा आपकी साइड होगी हाइपोटेनस, कर्ण होगी। और अगर एंगल ये है और इस एंगल जो दे रखा है उसके ऑपोजिट साइड देखोगे तो हमेशा आपका एल्टीट्यूड होता है, लंब होता है। अगर एंगल ये वाला है तो एल्टीट्यूड आपका ये होगा, जो लंब होगा आपका ये होगा। पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर सामने दे रखी होती है भुजा, लंब और आधार, इनके स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद अगर आगे चले, कहां चले? आगे कहां जाओगे? आगे 11th में जाने के लिए पहले इनको पढ़ करके 10वीं को पास करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। कहां से? यहां से।
क्या आपने पहले इनके नाम सुन रखे हैं? हाँ, हमें ये बताए हुए हैं, 9th में हम लोग इनके नाम सुन लेते हैं, और अगर आप आरबीएससी में हो तो 9th में भी नहीं सुन। एकदम हमारे लिए नया सा मामला है, हमें नहीं पता त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। चलिए सीखते हैं क्या होते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नामकरण किए गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये जो आपको 6 स्पेलिंग नजर आ रही है, और इनके साथ में कुछ एंगल भी लिखा हुआ है जिसको थीटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं कह दूं ये हाइपोटेनियस है, ये 100% बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल दे रखा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड होगी, जिसको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर बोलेंगे, कर्ण, आधार और क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है। अगर आप इनकी सिचुएशंस देखो, स्थितियां देखो, आपका मन यूं कर रहा है कि हम के बट्टे में एल लिखना चाहेंगे, रेशियो लिखना चाहेंगे, या के बट्टे में बी लिखना चाहेंगे। आपका मन यूं कर रहा है हम एल बट्टे में के लिखना चाहेंगे, एल बट्टे में बी लिखना चाहेंगे। आपका मन यूं कर रहा है कि हम बी बट्टे में के लिखना चाहेंगे और बी बट्टे में एल लिखना चाहेंगे। क्या इनके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है? क्या इनके अलावा कुछ आप ऐसा लिख सकते हो जो यहां नहीं लिखा हुआ है? जैसे आप यूं कह दो कि सर इसमें कर्ण बट्टा लंब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे, वो भी लिखा हुआ है, ये रहा लंब बट्टे में कर्ण। कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। हाँ, इससे आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी लिखा है, आधार का मतलब ए होता है, तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर ए होगा, तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए होगा, और ये भी क्या होगा? ए होगा। आधार, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में आधार, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में आधार, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में लंब। क्या इन 6 सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है? नहीं सर, इनके अलावा कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम जो सिचुएशंस है वो सारी हम लोगों ने बना दी। एक बार वापस सुना इसको। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप, ये एक समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में इसकी बात करें तो इसको आधार बोलते हैं, ए से डिनोट करेंगे, आधार बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट। इसको कर्ण बोलेंगे और इसको लंब बोलेंगे। इसको अगर लंब बोलते हो ये वाला एंगल होता है। आप इसके अंदर हाईएस्ट सिचुएशन देखें, आप ज्यादा से ज्यादा ये लिखोगे कि कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में आधार, और आधार बट्टे में लंब और आधार बट्टे में कर्ण। या आप क्या कहोगे कि लंब बट्टे में आधार और लंब बट्टे में कर्ण। क्या इन 6 स्थितियों के अलावा कोई स्थिति बन सकती है? नहीं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों बनाएंगे? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज की अधिकतम 6 परिस्थितियां रेशियो की, भुजाओं के अनुपातों की बन सकती है। कि भुजाओं के अनुपातों के लिए ये 6 रेशियो बनाए गए। इसको क्या कहा जाता है? साइन, और ये जो अंदर लिखा है इसको थीटा पढ़ेंगे। क्या होता है? साइन थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? कोस। इसको क्या पढ़ेंगे? टेन। इसको क्या पढ़ेंगे? कोट। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोट, सेक एंड कोसेक। सीरियल आप जरूर याद रखें। सीरियल कैसे चलेगी? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी प्रकार से आपकी सीरियल है। अच्छा, इस सीरियल के लिए ये जो आपको नीचे सिचुएशन नजर आ रही है, इन सभी का एक अंकल था। कौन था? अंकल। अंकल को मारवाड़ी भाषा में का कहते हैं। क्या कहते हैं? का। कौन था का? लाल रंग का था का और का। क्या ये तुम्हें याद रह जाएगा? लाल बट्टे में कक्का बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लाल बट्टे में कक्का। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को पढ़े, तो यहाँ पर यूं पढ़ेंगे पी बी पी, पी बी पी। क्या पढ़ेंगे? पी बी और एच एच और क्या पढ़ेंगे? ठीक, जो भी हो इस सिचुएशन के आधार पर आप याद रखें। अब आप एक काम करेंगे, क्या करोगे?
एक का, कौन सा का? एक या लाइन खींचे, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन जो हर कोई नहीं खींच सके, ऐसी लाइन आपको खींचनी। अब आपके पास में ये जो सिचुएशन नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, जैसी सीक्वेंस इनकी लिखी हुई है, क्या बिल्कुल वैसी की वैसी सीक्वेंस इनकी है? हाँ सर, बिल्कुल सेम नजर है। ऊपर 3 है, ऊपर इसमें भी 3, नीचे इसमें 3 है, इसमें भी 3। आप यहां से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट कर सकते? ये रहा आपके पास में साइन, साइन की जगह पे कौन लिखा हुआ है? सर एल ऊपर है, नीचे की, तो साइन का जो सूत्र होगा वो होगा लंब बटे में आधा, माफ कीजिए लंब बटे में कर। के का मतलब यहां पर क्या है? कर। यहां पर जो के लिख रखा है वो समझने के हिसाब से कर्ण, शॉर्टकट लिखा हुआ है। ए का मतलब आधार है और एल का मतलब आप समझते हैं लंब। एल का मतलब क्या है? क्या आप लोग इसी सीक्वेंस को देखते हुए यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला तैयार कर सकते हो? ऊपर सर ए लिखा हुआ है, नीचे के लिखा हुआ है, और ए को आपने कहा था आधार कहेंगे और के को कर्ण कहेंगे, आधार बटे में कर्ण। क्या आप इसी प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो? हाँ सर, ऊपर एल है, नीचे ए आ गया, तो एल बटे में ए। एल का मतलब हमने सुना है लंब होता है और ए का मतलब हमने सुना है आधार होता है। तो क्या यहां से टेन का फॉर्मूला भी तैयार हो गया? अगर मैं आपको ऐसा कहूं, कैसा? ऐसा कि आप ये जो नीचे 3 नजर आ रहे हैं आपको, कौन कौन से? कोसेक। कोसेक किसके नीचे है? साइन के नीचे। तो मैं इस कोसेक को यहां लिखने का प्रयत्न करूंगा। कोस किसके नीचे है? सेक के नीचे, या सेक कोस के नीचे, कोई किसी के नीचे हो, नीचे लिखा है। टेन किसके नीचे है? कोट के नीचे, तो यहां क्या लिखा जाएगा? कोट लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करें? इनके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? इनका भी आसान काम। देखो, अगर इसकी बात करोगे, साइन के नीचे यहां पर क्या लिखा? सर यहां कोसेक लिखा हुआ है। कोसेक में पहले के को पढ़ो, फिर एल को पढ़ो। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब सर कर्ण होता है, और एल का मतलब क्या होता है? लंब। के बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो? कर्ण बट्टे में लंब क्यों हुआ? हाँ सर, नीचे वाला पढ़ेंगे तो नीचे वाले को पहले पढ़ेंगे, के को पहले पढ़ेंगे, एल को बाद में पढ़ेंगे। अगर आप सेक का सूत्र बनाना चाहते हो तो सेक की जगह यहां पर है, पहले के को पढ़ेंगे फिर ए को पढ़ेंगे। के का मतलब यहां पर क्या होता है? कर्ण होता है, और ए का मतलब होता है आधा। ए का मतलब क्या होता है? आधा। कोट की जगह कहां पर है? कोट की सब जगह यहां पर है, और यहां पर ए पहले पढ़ेंगे, एल बाद में पढ़ेंगे। तो सर ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब क्या होता है? एल का मतलब लंब। आधार बटे में क्या बनेगा? ये आपने सारे फॉर्मूले जनरेट कर। ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है आपके पास में 8.1 के लिए। 8.1 में आपको ये पूछा जाएगा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, अलग अलग सिचुएशन आएगी आपके पास। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यूं समझिए, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार किया हुआ है। आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज। ये एंगल 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 13 दे रखा है, और ये 12 दे रखा है। इसका पता नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको इस क्वेश्चन में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने होंगे, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने। क्या इन सबको प्राप्त किया जा सकता है? आपका पहला काम हमेशा क्वेश्चनों में यही रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, पहला काम यही रहेगा। छोड़ेंगे तो नंबर कैसे? छोड़ेंगे नहीं, पहला काम यही रहेगा, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करना है और आपको तीसरी भुजा प्राप्त कर लेनी है। यहाँ पर एक भुजा 13 दे रखी है, दूसरी 12 दे रखी है, तीसरी भुजा उसने नहीं। तो आपको पता है जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए जाते हैं तो लंब, आधार और कर्ण तीनों का कॉम्बिनेशन अपने पास में रहना चाहिए।
तो तीनों का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए अपने पास में दो वैल्यूज तो दे रखी है। तीसरी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालते हैं? होता तो वैसे रेशियो में के की सहायता लेनी पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी और सी, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं द ग्रेट पाइथागोरस थ्योरम और द ग्रेट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है, हमेशा याद रखें उसको लंब कहा जाता है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और जो भुजा बच जाती है वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। अगर आपके पास दो भुजाएं दी गई तो हमेशा ये ध्यान दें, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, और थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। शेष भुजा जो बच जाती है, चाहे कोई सी बचे, वो हमेशा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। चलिए, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है, हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या इसमें से आपके पास कोई सी भी दो वैल्यू अवेलेबल है? बिल्कुल। यहां पर अपने पास में 13 अवेलेबल है, यहां स्क्वायर होगा। यहां बीसी अवेलेबल है जिसको आधार बोला गया है, बीसी याद रहे, याद करनी। एबी अपने पास में 12 है, यहां क्या होगा? 12 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर की बात करें तो 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं सर 169 होता है, और बीसी का स्क्वायर हम लोग ये भी जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आपको बीसी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है 169 माइनस 144। क्या ये प्लस का है? इस साइड लेके लिखा जा सकता है। 169 में से 144 कम करो। अगर आप 169 में से 144 कम करो, यहाँ आपको 25 देखने को मिलेगा। क्या इसके दो उत्तर लिए जाए? नहीं सर, एक लिया जाए, नेगेटिव वाला लेंगे नहीं। उसका कारण है साइड भुजा चल रही है। बीसी का मान कितना आ गया? 5 है। क्या सिचुएशन में के लिखा जाए? लिखा जा सकता, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। नॉर्मली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नॉर्मली इन जनरली के को आनुपातिक रूप से काटा जा सकता है। अब क्या किया जाए? हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास काका जी का एक सूत्र था लाल और के, इसके आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। क्या किया जाएगा कि सर अगर साइन आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लंब बटे में कर्ण लिख। अच्छा, लंब का मतलब यहां पर कितना होगा? लंब का मतलब यहां पर सर ए बी होगा, और कर्ण का मतलब कितना होगा? कर्ण का मतलब सर एसी होगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है? हाँ सर, ए बी की वैल्यू 13 है, और एसी की वैल्यू सर ए बी की वैल्यू 12 है, ये एसी की वैल्यू 13 है, ये 13। क्या आप बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। बार बार प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। क्या आप कोस के लिए यहां से फॉर्मूला जनरेट करेंगे? हाँ सर, ऊपर आधार नीचे कर्ण। आधार का मतलब यहां पर बीसी है, और कर्ण का मतलब एसी है। बीसी हम लोगों ने 5 निकाल ली है, और जो एसी है वो हम लोगों ने 13 निकाल, कितनी निकाल ली? क्या इसी प्रकार से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए जा सकते? हाँ सर, 10 के लिए फॉर्मूला अपने पास रहेगा लंब बटे में आधार। इस ट्राइंगल में लंब की वैल्यू कितनी है? सर सीधी लिख दो 12 है, और आधार की वैल्यू कितनी है? 5। 12 बटे में क्या होगी? कोट। कोट की वैल्यू हम लोग जानते हैं सर, यहां पर इस फॉर्मूले से आधार बटे में लंब होगी। आधार का मतलब 5 हो गया, लंब का मतलब हो गया 12। इसी प्रकार से सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से सेक का फॉर्मूला बनेगा कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है? कर्ण 13 है, और आधार कितना है? 5। इसी प्रकार से कोसेक। कोसेक का मतलब है कि कर्ण के साथ में लंब की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, और लंब की वैल्यू कितनी है? 12।
ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त। इस टाइप के अलावा कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। 8.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो इस टाइप से है। क्या आप लोग एक चीज नोट कर पा रहे हैं? हम तो सर नोट करने की बात है, पूरा ऊपर से जा रहा है, जाएगा। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जितनी साइन की वैल्यू नजर आ रही है उससे जस्ट उल्टी वैल्यू किसकी है? कोसेक की। क्या इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो? जितनी साइन की वैल्यू है उससे लगभग उल्टी मान लेते हैं, उल्टा बोल सकते हैं क्या? हाँ, 12/13 इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 13/13 है। तो क्या ऐसा कहा जाएगा साइन और कोसेक एक दूसरे के लिए ऑपोजिट होते हैं? बिल्कुल, आगे 8.2 के इंट्रोडक्शन में काम आएगी ये बात। साइन और कोसेक एक दूसरे के होते हैं, जितनी साइन की वैल्यू होती है उसको अगर 1 में लिख दिया जाए तो किसकी बन जाती है? कोसेक की। यानी अगर इसको आप उल्टा कर दो तो ये कोसेक बनेगा। क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो कोस की वैल्यू है, जितनी कोस की वैल्यू है उसकी उल्टी सेक की वैल्यू आ रही है? हाँ सर, ये भी पता लग रहा है। 5/13 ये 13/5, तो मतलब ये हुआ साइन निकालने पर कोसेक निकालने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट लिखा जा सकता है 12/13 है 13/13। कोस निकालने पर सेक निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर 5/13 है तो सेक 100% 13 क्या होगा? 5। और टेन निकालने पर कोट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को उल्टा कर देंगे। 12/5 का उल्टा क्या होगा? 5/12। अब सर थोड़ा थोड़ा हमें पता लगने लगे। क्या तुम लोग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो? ये फॉर्मूला होगा, हाँ सर, ये ऊपर वाला लिखेंगे, फिर ऊपर वाला लिखेंगे, फिर ऊपर वाला लिखेंगे। तीनों को लिखने के बाद तीन तीन के उल्टे हैं, साइन कोसेक, जितनी वैल्यू साइन की आएगी उल्टी करेंगे कोसेक की आ जाएगी। उल्टी वो वाली नहीं करनी है, वैल्यू को उल्टी। और जितनी वैल्यू कोस की आएगी उसकी उल्टी करेंगे, कोस की भी उल्टी नहीं करनी है, वैल्यू को उल्टी करनी है, किसकी वैल्यू आएगी? सेक की। और टेन की जो वैल्यू है उसको हम लोग उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? कोट। किसकी होगी? कोट। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो यहां तक देखिए। हम लोग इसके बाद में जो एक्सरसाइज 8.1 है वो स्टार्ट करने वाले। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलो 8.1 हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, बी कोण समकोण है, एबी 24 दे रखी है, बीसी 7 है, इनका मान ज्ञात करना है। चल 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं इनको। यहां फर्स्ट वाले के लिए एक ट्राइंगल तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के क्या आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है? हाँ, ये एक ट्राइंगल है। एंगल बी 90 होगा, एंगल बी जो दे रखा है वो 90 होगा, बी 90 होगा। यहां पर ए है और यहां पर सी होगा। आपको जो ए बी दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बीसी जो आपको दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर। एसी फिलहाल पता नहीं है, एसी पता कर। और आपको एंगल कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है। एंगल में क्या दे रखा है? फर्स्ट में आपको ये वाला एंगल दे रखा है, इस एंगल के हिसाब से आप उत्तर दें। पहले तो एक साइड प्राप्त कर लें आप, कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये पता लग रहा है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, लंब आधार कोई सी हो चलेगा। फिलहाल तो ये लंब है, ये आधार है, तो यहां से हमें ये पता लग गया कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा, आधार बोलो पहले लंब बोलो, दोनों प्लस में कैसे लिख लो, वो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की इक्वल। क्या यहां तक की कहानी तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ, ये एकदम आसान काम है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना। पाइथागोरस प्रमेय में केवल कर्ण पहचान लो, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो कर्ण का मान होगी। आधार लंब कैसे लिखो, कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। अब क्या करें, दोनों की अपने पास में वैल्यूज अगर आप देखोगे, AC की वैल्यू अपने पास में है नहीं, इसको तुम लोगों ने कहा 20, इसकी वैल्यू 7 है, 7 पर स्क्वायर होगा। AB की वैल्यू 24 है, 24, इसकी वैल्यू होगी 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या आप इनको जोड़ सकते हो? नहीं भी जोड़ सकते तो जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा ऐसे कैसे, क्या ये 625 हो रहा है? हाँ सर, 24 इधर से जोड़ेंगे 600 हो रहा है, ऊपर से 25, ये 625। यहां से दो वैल्यूज नहीं निकालेंगे, वैल्यूज दो आएगी, दो निकालेंगे नहीं। ऐसा क्यों? साइड है तो नेगेटिव वैसे ही नहीं है। 625 का रूट निकालेंगे तो 25 आएगा, और ये सेंटीमीटर, यानी ये जो आपके पास में जो अननोन साइड थी वो 25 सेंटीमीटर, ये जो भुजा रह गई थी वो 25 सेंटीमीटर। अब क्या करें, दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, बड़े आराम से ध्यानपूर्वक तरीके से हमें बताना है साइन A क्या होगा, और हमें साथ में ये भी बताना है कोस A क्या होगा, और फिर हमें बताना है साइन C क्या होगा और कोस C क्या होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर, ये एंगल लिया हुआ है, इसमें एंगल ये लिया हुआ है, A की बात कर रहा है वो, तो इन दोनों के लिए ये जो सामने वाली भुजा आपको नजर आ रही है, इसको सर हम लंब कहेंगे, सही बात। और 90 डिग्री के सामने भुजा सर कर्ण होगी, इसको हम कर्ण कहेंगे, और जो भुजा बच गई उसको हम आधार बोलेंगे, ये आधार। एंगल के सामने ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस होगी, और ये क्या हो जाएगी बेस। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हमेशा ध्यान दें, यहाँ पर एंगल कौन सा दिया है उसके आधार पर उत्तर देना है। यहाँ पर सर एंगल A दिया है, तो साइन के लिए अपने पास में काका जी ने क्या सूत्र दिया है, साइन के लिए काका जी ने सूत्र ये दिया है कि लंब ऊपर लिखे कर्ण नीचे लिखे। लंब का मतलब कितना होगा, सीधा आप उत्तर ही देंगे, लंब का मतलब कितना होगा 7 होगा, और कर्ण का मतलब कितना होगा 25 होगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो 7/25 है। एकदम क्लियर बात है, के अनुपातिक रूप से कट जाता है, कोई समस्या वाली। कोस, कोस के लिए काका जी कह गए कि आधार ऊपर लिखे कर्ण नीचे लिखे, आधार है, आधार मतलब 24 होगा, और कर्ण, कर्ण मतलब होगा 25, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 25। क्या आपके इनमें कोई समस्या है? नहीं, इनमें कोई समस्या। इसी ट्राइंगल को देखते हुए, इसी ट्राइंगल को देखते हुए क्या आप साइन C बता सकते हो, क्या आप कोस C बता सकते हो? नहीं सर, ये हमारे लिए समस्या का विषय है, यहां हमें पता नहीं लगता, नहीं लगता तो पता लगाते। इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको भी 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 बाहर निकाल देते हैं। कहां गए जो बाहर है, यहां इस ट्राइंगल में आप ऐसा समझे, कैसा, ऐसा साइन C, एंगल आपको क्या दे रखा है C दे रखा है, क्या दे रखा है C। अब की बात जो एंगल है ना वो ये है, जो मैं यहां पर पिंक कलर से रख रहा हूं C एंगल, तो C की जो ऑपोजिट साइड होगी वो इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये आधार यहां से गायब करते हैं, इसके लिए लंब का काम करेंगे। इस बार थोड़ा मामला चेंज हो गया, मैंने कहा था आपको कर्ण कभी चेंज नहीं होता है,
एंगल जैसे अपन चेंज करेंगे तो हमेशा लंब और आकार अपनी जगह चेंज कर लेंगे। जैसे एंगल ये था तो ये सामने वाला लंब था, अब इस एंगल के हिसाब से लंब ये हो गया, और ये लंब नहीं होके इस बार ये साइड क्या होगी, आधार। जब एंगल सी है तब की बात है, जब एंगल ए था तब कोई समस्या नहीं थी, इसके सामने चल रहा था, लेकिन जैसे एंगल सी आया तो समस्या का सामना करना पड़ा। इस बात का पूरे चैप्टर में विशेष ध्यान दें। अच्छा, साइन सी के लिए साइन कैसा भी हो, काका जी जो सूत्र देके गए उसको लग लंब बटे में कर, तो लंब का मान इस एंगल के हिसाब से 24 है और कर्ण का जो मान है वो कितना है, 25। इसका जवाब आएगा 24 जो कि कोस 1 आता है। इस बात का ध्यान रखें। और कोस के लिए काका जी जो सूत्र देखे गए हैं कि आधार को ऊपर लिखा जाए, कर्ण को नीचे लिखा जाए। आधार है 7 और कर्ण है 25। आधार 7 है ध्यान में सी एंगल के लिए, और ये कितना है, 25। सर मैं एग्जाम में कैसे बना के आए, एग्जाम में कैसे बना के आ जाओ, कैसे तो सर गलत हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप दोनों एंगल बना दो, इसको भी बना दो, इसको भी बना दो। आपको ये पता रहना चाहिए कब कौन सा लिया है। जैसे ही मैं एंगल ए लेता हूं तो इसके ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और ये बेस होगी। जैसे ही मैंने ये वाला एंगल लिया, सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये कौन सी हो गई, बेस। थोड़ा मामला चेंज हो जाता है इसमें जब एंगल अपन चेंज करते हैं। और कोई इसके अंदर समस्या हो तो आप देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा है इसमें कोई समस्या होगी? समय को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन और कर लेते, इसको तो हम सर यूं ही कर लेंगे। फिर tan p और cot r आ गया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, tan p cot r। चल, इस ट्राइंगल को देखते हुए आप लोग बता सकते हो ये वाली साइड निकालनी है, यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर पाइथागोरस का परिमेय लगेगा। पाइथागोरस परिमेय से ये पता लग रहा है कि ये हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है, तो पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, एक आधार होगी एक लंब होगी, कोई सी ले लो, एक तो सर पी क्यू होगी और दूसरी जो आप ले रहे हो वो क्यू आर, कोई सी लो, एक आधार होगी एक लंब। क्या यहां से आप लोग देख पा रहे हो पी आर का जो उत्तर है वो 13 है, ये तो 13 का स्क्वायर। क्या आप ये भी देख पा रहे हो जो पी क्यू 12 है, हाँ सर ये 12 का स्क्वायर। क्या आप ये भी देख पा रहे हो कि क्यू आर आपके पास है ही नहीं, हाँ सर ये नहीं, क्यू आर हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर अभी भी गया था 169 होगा, 144 क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको आप ले लो इस साइड, यहां से जो क्यू आर का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144, 169 में से 144 अगर लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यहां पर 25 बचेगा, 25। हाँ, अगर 25 बचेगा तो क्या आप क्यू आर बता सकते हो, जैसे √25 आने वाली है जिसका उत्तर होता है 5 और साथ में सेंटीमीटर। क्या आप इसका उत्तर जान गए कि 5 सेंटीमीटर होगा? अगर आप इनका उत्तर जान गए हो तो इस ट्राइंगल को देखते हुए tan p बता सकते और साथ ही साथ cot r, बड़े ध्यानपूर्वक देखने तरीके से। और अपने पास में जो अपने काका जी ने सूत्र लिखा था लाल बट्टे में कक्का, इसके आधार पर यहां दोनों के जवाब दें। अगर आप P की बात कर रहे हैं तो आपके पास में एंगल P होगा, आपका एंगल क्या होगा, P होगा, ये वाला एंगल। अगर एंगल ये है तो ये 100% बात है, तो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, और ये कर्ण परमानेंट है और ये आधार होगा। जब P की बात कर रहा हूं तो P पर चलूं मैं, tan P के लिए, अच्छा tan कोई सही हो, काका जी का जो सूत्र है वो लंब बटे में कर्ण, सॉरी लंब बटे में आधार है, तो
पी के हिसाब से लंब कौन सा है सर, पी के हिसाब से लंब है 5 और आधार कौन सा है 12, तो इस पी का जो उत्तर होगा वो 5/12 होगा। एकदम क्लियर बात, 5/12 क्यों, अगर एंगल आपका पी है तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में लंब होता है तो 5 होगी, और ये कर्ण फिक्स है, चाहे आप एंगल कौन से ले लो, ये 90 डिग्री ऑपोजिट साइड है, और अगर ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, तो लंब बटे में आधार होता है tan का फॉर्मूला, 5 में क्या हो गया। अगर एंगल में आर ले लूं, मैं आर की बात कर रहा हूं, क्या कुछ छेड़खानी हुई है, थोड़ी थोड़ी। अगर मैं आर की बात करूं, यहां पर मैं इस बार एंगल इसको ले, मैंने जैसे एंगल ये लिखा, जब मैं एंगल आर लिखूंगा तो ये आधार काम नहीं करेगा, अब काम कौन करेगा, अब सर ये लंब हो गया और ये जो लंब था वो बन चुका है आधार। अब बात समझ में आ रही है, हाँ, कोट का फॉर्मूला आधार बटे में लंब होता है। अब इसके हिसाब से आधार कितना है सर, इसके हिसाब से आधार 5 है और इसके हिसाब से लंब कितना है 12, तो इसका उत्तर भी 5/12 आएगा। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो कहा था ये इसका उल्टा होता है, हाँ मैंने कहा था इसका उल्टा होता है, लेकिन ये भी ध्यान दें इसका एंगल पी, इसका एंगल आर, जब आप एंगल पी लेके करोगे तो 100% बात है इसका उत्तर 12/5 आएगा, लेकिन अगर आप एंगल आर ले रहे हो तो ये इसके इक्वल भी आ सकता है, एंगल का डिपेंड है। वहां पर मैंने कहा था टेन थीटा एंगल जो है वो ऑपोजिट होगा कोट थीटा एंगल पर, यहां पर क्या दोनों एंगल सेम है, नहीं, एक पी का एंगल है एक इसका है आर का। जब मैं पी को लूंगा तो ये सामने की साइड है ये लंब बनेगी, ये आधार बनेगी, जैसे ही मैं आर को लेता हूं तो सामने की साइड लंब होगी, ये क्या होगी आधार होगी। क्या करना था आपको, हमें सर ये करना था कि tan p में से कोट आर को घटाना, एकदम सिंपल काम है, tan p में से कोट आर को घटाएंगे, जैसे ही tan p में से कोट आर को घटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा जी, क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। उम्मीद है यहां तक आपके किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी समस्या नहीं आई होगी। इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।